नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 6 जनवरी के डेली करंट अफेयर के एमसीक्यू क्विज। आपको पता है जैसा कि मैं हर बार सिर्फ 5 क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जो आपके इन सभी लेवल को टच करता है। आप इसे खुद भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न ये रहा, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को खुद देखना है, आंसर करने की कोशिश करनी है, उसके बाद मैं आपको इन्हें समझाऊंगा और आंसर भी दूंगा। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि अनुच्छेद 47, सभी ने पढ़ा है, संविधान पॉलिटी आप पढ़ते हैं, इसमें कुछ अनुच्छेद आप रटते हैं। तो ये पूछा गया है अनुच्छेद 47 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए आपको गलत वाला बताना है। तो मैं आपके सामने पहले पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा अनुच्छेद 47 है क्या और कहाँ है। भाई पहला ऑप्शन इनका ये कि आपको मालूम है ना, गलत वाला ढूंढना है। मतलब इनमें 4 जो है, 3 जो है वो सही हैं, एक जो है वो गलत है। तो गलत कौन सा वही आपको तलाशना है। पहला ऑप्शन ये कहता है कि इसका जिक्र संविधान के भाग 4 में किया गया है ना। दूसरा कहता है कि ये संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आता है। ठीक है। तीसरा ये कहता है कि इसके मुताबिक सरकार का यह कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करे भाई। और चौथा ये कहता है कि यहीं से किसी भी राज्य सरकार को ये अधिकार, भाई अधिकार समझते हैं ना, राइट मिल जाना। क्या किसी भी राज्य सरकार को इसी 47 के तहत ये अधिकार मिलता है कि वो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया दोस्तों यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ अनुच्छेद 47 के, उसके बाद आप खुद अपना आंसर ढूंढ लेंगे। नहीं तो आप यहाँ पर चुन करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है उत्तर डी है। अब क्यों है वो बाद में, पहले यहाँ पे देखिए देखिए क्या है। आपने अभी भी सुना होगा बिहार सरकार ने क्या किया है दोस्तों, उन्होंने एक अभियान चलाया जिसे कहते हैं समाज सुधार अभियान। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब भाई समाज सुधारोगे तो शराब बंद करनी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार जी ने शराब बंदी के लाभ, मतलब भाई अगर हम बंद शराब अगर आप छोड़ देंगे तो उसके लाभ क्या है वो देखिए। समाज पर जो दहेज प्रथा है उसका क्या असर, बुरा असर पड़ रहा है। बाल विवाह अगर आप करवा रहे हो तो उसका क्या बुरा असर पड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सब समाज सुधार अभियान में आ रहा है। शराब बंद करवा दो, दहेज मत लो, है ना, बाल विवाह, बच्चों का विवाह मत कराओ, छोटे छोटे अगर हैं वो नाबालिग हैं तो, है ना, इनके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसी के बारे में वो सबको जागरूक कर रहे हैं इसी अभियान के तहत। ठीक है। अब देखिए शराबबंदी पर जो अपना इनका जो रोक लगा है बिहार में, वो 2016 से ही लगा हुआ है। ठीक है। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कहाँ आता है। अभी तो हम अनुच्छेद की बात कर रहे थे, ये तो हमने ये समझ लिया। अब देखिए शराब बंद करना कहाँ लिखा है मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि दरअसल ये जो संविधान का भाग 4 है, भाग 4 को ही कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। अब भाग 4 में ये तो हो गया टॉपिक, टॉपिक का नाम। अब ये टॉपिक है लेकिन ये तो संविधान है ना, संविधान में तो अनुच्छेद होते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर जो संविधान बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उनमें से एक है 47, है ना। AK 47 नहीं साहब, लेकिन AK 47 जैसा ही काम कर रहा है। तो इन्होंने कहा है नीतीश कुमार जी ने कि हम भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आने वाले अनुच्छेद 47 का अनुसरण कर रहे हैं। अब देखिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का नेचर ऐसा है दोस्तों कि ये राज्य सरकार को दिया गया है ना, कि अगर ये इसे करेंगे तो वो सरकारें बहुत जो है बहुत अच्छी मानी जाएंगी। मतलब इनको करने से वो देश हित, नागरिक हित के हिसाब से सरकार होती है। अगर जो नीति निर्देशक का पालन कर ले वो नागरिक हित की सरकार होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन सरकारी करने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। ये मैं बता दूं आपको, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर जितने भी आर्टिकल है ना, उनका पालन करना मान्य नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता कि इसमें जो लिखा उसको मान्य करो आप, यानी वो बना लो। हाँ, लेकिन उसमें दिए हुए जो आर्टिकल है उन पर नियम बना करके फिर कानून का पालन करवाया जा सकता है। समझ गए। तो अभी इन्होंने क्या किया, अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, बस ये अभी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति निर्देशक ये जो तत्व है, सिद्धांत हैं भाग 4 में, आपको मालूम है ना हमारा संविधान बहुत सारे संविधानों से मिला करके बना है। अलग अलग देशों के संविधान से हमने कुछ ना कुछ उठाया है। तो हमने नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से उठाए, तो ये हमने आयरिश, है ना, यानी कि आप समझ गए होंगे, है ना, आयरिश संविधान से उठाया हमने, आयरिश के संविधान से हमने इसको उठाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत आर्टिकल 47 जो आता है, इसके मुताबिक क्या है कि सरकार का यह कर्तव्य, देख रहे हैं ना, कर्तव्य होने का मतलब ये कतई नहीं कि उसको करना ही है, कि वह लोगों के पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशनल लेवल को, जीवन स्तर यानी लाइफ जो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसके ऊपर बढ़ाए, है ना। और सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब उनका हेल्थ में सुधार लाए। तो बनी बात है, न्यूट्रिशन है तो हेल्थ है, और हेल्थ है तो जीवन है ना। इन सब में सुधार लाने के लिए ही ये नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं।
ठीक है, तो ऐसा काम करे। यहीं से किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह मादक पदार्थों, भाई इसी से अब भाई अब मालूम है ना, पोषक स्तर बढ़ाना है, जीवन स्तर बढ़ाना है, तो मादक चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी, यानी कि दारू सिगरेट ये सब बंद कर सकती है सरकार, है ना, ये अधिकार मिल जाता है उसको इसके तहत। हानिकारक औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर रोक लगा सकती है, तो रोक लगाती रहती है सरकार, समझ गए। तो अब आप देख रहे हैं ना, तो इतना पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा, सर सही बात है, जिक्र इसका संविधान भाग 4 में है, नीति निर्देशक सिद्धांत तो बनी हुआ था, भाग 4 है, उसी का नाम ही होता ही है। इसके मुताबिक सरकार का यह कर्तव्य है कि वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करे। बिल्कुल सही, 3 पॉइंट बिल्कुल सही। तो गलत कौन सा है? डी वाला, जैसे कि हमने देखा यहाँ से। ये कभी भी ये जो आर्टिकल है ये गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की कोई बात नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि ये मादक पदार्थों की बात करती है, गौ हत्या मादक पदार्थ नहीं है, समझ गए। तो यही एक असत्य था, बाकी 3 सत्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला है दोस्तों कि ये जो हमारा, एक सेकंड, हाँ, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। अब देखिए, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद क्या है कि वित्त की जो स्थिरता है ना, उसकी वित्त की स्थिरता यानी पैसे की जो स्टेबिलिटी है, उसका जो विकास है, इस परिषद, ये एक परिषद है, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो आपको बताना है कौन से कथन सही है, बस 2 ही तो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही कौन सा नहीं वो हम देखेंगे। चलिए, पहला ये कहता है कि इसे उर्जित पटेल समिति, मतलब उर्जित पटेल आपको मालूम है ना, हमारे आरबीआई गवर्नर हैं, है ना, तो क्या उस समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे गठित किया गया था। दूसरा, मतलब कि इन्होंने, ये जब आरबीआई गवर्नर है, इन्होंने सिफारिश की और उसके बाद ये परिषद जो है आपको दिख रही है, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, क्या ये उर्जित पटेल साहब की देन है, उनकी अनुशंसा पर सिफारिशों पर ये बना है। दूसरा, परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब अगर परिषद बना है तो कोई ना कोई तो अध्यक्ष होगा, तो क्या नियम के अनुसार वित्त मंत्री इसके करते हैं। तो आपको बताना है केवल एक, केवल दो, या दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ये क्या है दोस्तों, क्या होता है कि जो आरबीआई है अपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ने अभी अभी हाल ही में 29 दिसंबर को, ये जो बीत गया अपना, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कर दी भाई, है ना, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। अब बात है कि कितनी बार जारी करते, तो याद रखिएगा हर 6 महीने में आती है ये, मतलब साल में 2 बार आती है वित्तीय रिपोर्ट। लेकिन कौन जारी करता है, कि आरबीआई डायरेक्ट जारी करता है या इसके अंदर भी कोई है जो जारी करता है। तो हर 6 महीने में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। इसमें वित्तीय क्षेत्र क्या होता है वो समझिए, फिर बताऊंगा कि कौन जारी करता है इसे। इसमें क्या होगा, बनी बात है भाई, अगर ये वित्त स्थिरता रिपोर्ट है तो वित्तीय क्षेत्र के विकास, भाई कि जो हमारा इकोनॉमिक एरिया है उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, विनियमन कैसा हो रहा है ना, उससे जुड़े बहुत सारे मुद्दों के बारे में, वित्तीय स्थिरता के जोखिमों के बारे में, वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के बारे में, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ना पैसों को लेकर के, उन सब का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। ठीक है, ये मूल्यांकन वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, ये देखो कौन करता है भाई। अगर ये रिपोर्ट निकालनी है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो कौन निकालेगा, अभी तो आप उसी के बारे में तो पढ़ रहे थे, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद ये निकालती है। ठीक है, और लेकिन ये भी नहीं, इसकी भी उप समिति, इसकी भी छोटी, इससे जस्ट नीचे वो निकालती है इस रिपोर्ट को, समझ गए। तो याद रखेंगे, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अंडर में एक उप समिति है, वो इसको निकालती है। ठीक है, अब वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपको ये बता दें कि इसको अनुशंसा, इसकी सिफारिशें इन्होंने की थी, वो उर्जित पटेल साहब नहीं थे, वो थे रघुराजन साहब। याद रखेंगे भैया, ये हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर हैं, उर्जित पटेल से भी पहले जो थे, है ना, तो ये उन्होंने किया था, और ये 30 दिसंबर 2010 में बनी है। ठीक है, इसका गठन कब किया गया, ये 2010 में बनी, और आज आप 2022 में बैठे हो, 12 साल हो गए इस समिति को, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब तो समझ गया ना, उर्जित पटेल ने नहीं, इनको रघुराम राजन साहब ने किया था। तो परिषद की अध्यक्षता कौन करता है साहब, ये बिल्कुल सही है, नियम के अनुसार परिषद की जो अध्यक्षता, जब ये बैठक होती है तो वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन वो अकेले तो नहीं होते होंगे, इसमें कुछ सदस्य भी होते हैं। सदस्य में कौन होते हैं वो ध्यान देंगे, अध्यक्षता कौन करता है, वित्त मंत्री करते हैं। ठीक है, अब सदस्य कौन कौन है वो ध्यान सुनना, तो बनी बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर होंगे, हमारे वित्त सचिव होंगे, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं इसमें, ठीक है, सेबी के अध्यक्ष होते हैं, मालूम है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और बीमा नियामक के प्राधिकरण के भी अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर, वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सेबी के अध्यक्ष और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने पढ़ लिया इस रिपोर्ट परिषद के बारे में, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। अब आपको मालूम है ना गलत कौन सा है, पहला वाला इसका गलत है और दूसरा वाला सत्य है। परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन उर्जित पटेल की सिफारिशों पे नहीं बनी। किसकी सिफारिशों पे बनी है ये, हमारे रघुराम राजन साहब की, और 2010 में बनी थी, याद है ना। चलिए बहुत बढ़िया साहब।
तो ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब सवाल 3 की तरफ आते हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि 19वीं सदी में समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले। अब देखिए, सावित्रीबाई फूले से आपको याद आ रहा होगा ज्योतिबा फूले, दोनों के नाम याद रखिए, पति पत्नी। समाज सुधारक जो थी सावित्रीबाई फूले 19वीं सदी में, उनके संबंध में कुछ यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना कौन सा सत्य है। ठीक है, कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। कितने हैं यहाँ पर? 3 है, उनके बाद ऑप्शन पूछा गया है। तो पढ़ लेते हैं भाई ज्योतिबा बाई फुले के बारे में, कि उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे देश, है ना, पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल, याद रखेंगे, बालिका स्कूल की स्थापना की थी। मतलब ज्योतिबा फुले ने क्या 1848 में महाराष्ट्र में पुणे में देश का सबसे पहला बालिका स्कूल की स्थापना की थी। इस पर विचार करना है और बताना सत्य कि नहीं है। दूसरा, विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उन्होंने पुणे में ही फिर से महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। समझ गए? मतलब क्या, उन्होंने पहला स्कूल भी बनाया बालिका का, फिर उन्होंने विधवाओं के लिए महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की। तीसरा पूछ रहे, अपने पति के साथ मिलकर के इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन की भी स्थापना की। तो आपको बताना इन तीनों में से कौन सही है। केवल पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और आखिरी, या तीनों सही हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये आंसर जो है, मैं इसका पहले पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपको दूंगा इसका आंसर, ठीक है, आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं पूरी ये चीज़ आपको बता देना। देखिए, सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी अभी बीता 3 जनवरी को, ठीक है, उनकी जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी जयंती आपको समझ गए भाई। 19वीं सदी में महिलाओं की जो स्थिति थी ना, वो बड़ी ही खराब थी, है ना। सावित्रीबाई फूले ने ही समाज सुधारक बनकर के इन महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त कराने और समान शिक्षा तक देने के लिए पुरजोर कोशिश करी थी इन्होंने। और यही वजह है दोस्तों कि 1848 जब ये आया, तो इन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में ही जन्मी थी, वहीं रहती थी। तो देश का सबसे पहला बालिका स्कूल, और यही नहीं दोस्तों, सबसे पहली शिक्षिका भी इन्हीं को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं खोले, अपने पति के साथ मिलकर के इन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को उस समय पढ़ने नहीं दिया था, उनकी शिक्षा के खिलाफ थे ये, ठीक है। तो कहीं नहीं पढ़ने मिलता था और बहुत कुछ था, है ना। ये भैया इसके खिलाफ भी थी कि जो पंडित लोग जो लूटते ना शादियों में, ये उसके भी खिलाफ थी। तो पुरोहितों के बिना शादी को बढ़ावा देने में लगी हुई थी, दहेज को हटाने, उसको हतोत्साहित करने में लगी थी कि दहेज नहीं लेना चाहिए। और दूसरा बात, इंटरकास्ट मैरिज करवाने में लगी थी, अंतर जाति विवाह, उनने कहा ये सब होना चाहिए। और इन्होंने ही अपने पति के साथ मिलकर के सत्य शोधक समाज नामक एक संगठन बनाया था, और विधवाओं के लिए महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की थी। तो बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, याद रखेंगे इन्हें। इन्हें पहली शिक्षिका भी कहा जाता। 18 स्कूल उन्होंने खोले थे, सब पुणे में ही खोले थे, ठीक है। सावित्रीबाई फूले, उनके पति का नाम था ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज के ऊपर कई बार सवाल आ भी चुका है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सवाल की क्या है स्थिति। तो 1848 में महाराष्ट्र में पुणे सबसे पहले बालिका स्कूल, बिल्कुल सही ऑप्शन है। विधवाओं के लिए महिला सेवा मंडल, बिल्कुल सही है। और पति के साथ मिलकर के सत्य शोधक, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है डी, यानी कि ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। चलिए साहब, अगला प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। आपको बताना है कि विषु, पुथुरुषम और उगादि, ये उक्त सभी क्या है, मतलब ये किसके नाम है, ठीक है। हमारे सामने ऑप्शन है। पहला, नववर्ष से जुड़े दक्षिण भारतीय त्यौहार है, मतलब दक्षिण भारत में ये फर्स्ट ईयर, न्यू ईयर के रूप में मनाए जाते हैं, ऐसे कुछ त्यौहार हैं। समझ गया ना, मतलब न्यू ईयर कहते हैं क्या इन्हें दक्षिण भारत में, ऐसा कह रहे हैं। दूसरा है, संगम साहित्य के प्रमुख लेखक तोल काप्पियार, है ना। तोल काप्पियार को आप दोस्तों जानते ही होंगे, शिलापद्दिकारम इन्हीं की किताब है ना। संगम साहित्य जब आप पढ़ेंगे, इतिहास जब पढ़ने जाएंगे, तब आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा संगम साहित्य में। ये साहित्य बहुत फेमस है, तोल काप्पियार, है ना। और शिलापद्दिकारम, ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये पूछ रहे हैं बी, पहला बी, संगम साहित्य के प्रमुख लेखक तोल कप्पियार द्वारा लिखे गए कुछ महाकाव्य, मतलब ऊपर जो दिए गए ना ये अजीब अजीब से नाम, क्या उगादि, उगादि, विशुपुथुरम, ये क्या इनके तोल कप्पियर के वो हैं? या फिर ये पूछ रहे हैं कि जो तोल कप्पियर द्वारा लिखी गई किताब है, उसमें कई सारे पात्र होंगे, तो क्या उन एक्टरों के नाम है ये? या फिर चौथा पूछा जा रहा है भाई कि प्राचीन दक्षिण भारत में आयोजित 3 साहित्य संगमों का नाम है ना। मतलब 3 संगम हुए थे, 3 बैठकें हुई थी, उनका नाम है। तो याद रखिए ना, ये आखिरी है, ना सी है, ना ये है नववर्ष। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, दक्षिण भारत में न्यू ईयर मनाया जाता है। तो आपको मालूम है ना, वहाँ तो केरल भी है, कर्नाटक भी है, तमिल भी है, ठीक है। और ऐसी तेलंगाना और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, केरल में नववर्ष को अलग नाम से बुलाया जाता है, कर्नाटक में अलग नाम से बुलाया जाता है, और तमिलनाडु में अलग नाम से बुलाया जाता है। तो केरल में क्या बुलाते हैं? विशु, है ना। तमिलनाडु में क्या बुलाते हैं? पुथुरुषम। और उगादि कहाँ बुलाते हैं? ये बुलाते हैं आपके कर्नाटक में, तेलंगाना में। समझ गए आप? तो याद रखिएगा, विशु कहाँ किस जगह पे इन्हें नए साल के रूप में
किस जगह में नए साल को विशु कहते हैं? केरल में। पुथुरुषम किस जगह पर नए साल के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। उगादि कर्नाटक में। क्लियर है दोस्तों? तो अब मैं बाकी आपको यहाँ पे पढ़ा भी देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में हम सभी ने बड़े ही उत्साह से नववर्ष का त्यौहार मनाया था। दरअसल प्रश्न में दिए गए जो 3 शब्द हैं दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले नववर्ष से जुड़े त्योहारों के नाम है। विशु केरल वासियों के लिए नववर्ष का पहला दिन है। ये मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। दूसरा जो पुथांडु है, ये पुथुरुषम भी कहा जाता है इसे। ये तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यही दक्षिण भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे और उगादि को कर्नाटक, ये देखो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ज़्यादातर भारतीय नववर्ष की शुरुआत जो है वो मार्च और अप्रैल के महीने में करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इतने प्यारे प्यारे ये सवाल थे जो मैंने आपके लिए बनाए थे। अब आप समझ गए होंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैंने बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे बताए हुए हैं। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, जैसे कि सेबी का मैंने डाला हुआ था दोस्तों, 24 जनवरी लास्ट डेट है। ये फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो में है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसके नीचे जब आप करेंगे, देखिए आप मुझसे जुड़े ताकि आपको मैं सारी जानकारी दे सकूँ, है ना। ये बीएसएफ कांस्टेबल का जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए मिला है, तो लड़कियों बिल्कुल पीछे मत रहो, बिल्कुल जल्दी से भर दो इसको भी, ठीक है। मैंने फिर बताया एमपीपीएससी का जो है आज से फॉर्म खुल गया, 10 जनवरी से फॉर्म आप स्टार्ट हो चुके हैं, आप भर सकते हैं भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारे जो दूसरा चैनल है गायत्री एजुकेशन क्लासेस, जिस पे सब कुछ होता है, सब सारी पढ़ाई मैंने करवाई है उसमें भी, ठीक है। तो आप देख सकते हो 30,000 सब्सक्राइबर्स उसमें हो गए हैं। तो सब आपकी कृपा से दोस्तों, सब आपकी वजह से हुआ है ना। तो धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत दिल से थैंक यू दोस्तों। और इस चैनल को भी अपना इतना ही प्यार दीजिएगा। मैं आपके लिए बिल्कुल सिर्फ चुनिंदा और बिल्कुल टाइम जो नहीं लेती हूँ ऐसी बातें ही यहाँ पर करूँगा, ठीक है। और ये देखिए अभी भी मैं वही कर ही रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पोस्ट है उनको भी करी। देखिए दोस्तों इनकी डेट बहुत कम कम है, तो आपको जल्दी करना है। एसबीआई में जो खुली थी पोस्ट, उनके बारे में भी मैंने, ये सब मैं थंबनेल बता रहा हूँ आपको। ये वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, आप जब चैनल पर जाएंगे ना डिस्कशन विद मनोज के, तो आपको सब दिख जाएगा वहाँ पे। और दोस्तों प्रसार भारती का भी है, इनकी डेट बहुत कम है दोस्तों। सिर्फ कई सारी जगह पे तो ग्रेजुएट मांगा गया है, तो उन अपॉर्चुनिटी को खोइए मत। करंट अफेयर में इसीलिए ला रहा हूँ कि वो आपके काम आएंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में भी मैंने उसमें बता के रखा है दोस्तों। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है इस चैनल पर, आप जाओ आपको सब मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने मुझे सुना, आपको ये करंट अफेयर कैसा लगा आप मुझे सब बता सकते हैं। मुझसे जुड़े रहिए दोस्तों, और आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।